लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यारे साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय माँ सरस्वती। सभी दोस्तों को, सभी प्यारे साथी क्लास से जुड़ जाएंगे, बताएंगे आप सभी कैसे हैं और क्या मेरी वॉइस और वीडियो आप सभी तक प्रॉपर तरह से पहुंच पा रही है या नहीं। एक बार सभी दोस्त, सभी प्यारे साथी कंफर्म करेंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपनी एक शानदार, एक बेहतरीन, एक लाजवाब क्लास जो कि रहने वाली है मेरे भाई हमारे यहाँ पर मेमोरी का पार्ट 4। एक बार सभी दोस्त जुड़ जाएंगे। प्रबल कुमार मिश्रा है, मोहन सिंह है, यशोवर्धन यादव हैं, ज्योति हैं, शिव प्रकाश, प्रिया, कंस, लक्ष्य, अरिहंत, उमेश, मोहित, जयप्रकाश, विवेक, काव्या, रोहित, ज्ञानी, अखिलेश, रवि, गौरव, राम राम भैया, राधे राधे सभी दोस्तों को। ठीक है, सभी दोस्त जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं हम अपना पार्ट 4। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं चीजों को लेकर के। मैंने आपको बताया था कि जो हमारा सीपीयू होता है इसे हम 3 यूनिट्स में बांटते हैं, है ना, और जिसमें हम कैश मेमोरी के बारे में पढ़ चुके थे, है ना। ALU, CU और MU 3 भागों में हम यहाँ पर बांट रहे थे। और जो ये MU होता है, इस MU की जगह पर कई बार आपको रजिस्टर या फिर कैश देखने के लिए मिलता है। यहाँ तक की बात मैंने आपको बता दी थी। फिर जो कैश मेमोरी होती है इसके बारे में भी मैंने कुछ बातें आपको बता दी थी। जो बचा था हमारा, वो बचा था रजिस्टर के बारे में, सीपीयू रजिस्टर के बारे में। ये क्या होता है आपका सीपीयू रजिस्टर, यहाँ से किस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं, कितने सवाल बनने की संभावना है। तो देखो, कितने की अगर मैं बात करूं तो 1 सवाल। मेमोरी चैप्टर से 1 से 2 सवाल बनते हैं। अब ये नहीं पता कि कहाँ से पूछ लिया जाएगा, तो इसलिए हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, क्लियर है? ओके, चलो। तो अगर हम बात करते हैं सीपीयू रजिस्टर की, रजिस्टर मेमोरी की, तो हम यहाँ पर समझेंगे धीरे धीरे करके, एक एक करके। और कुछ की फैक्ट्स याद करना, मैं याद कराने की कोशिश करूंगा आपको। जो पॉइंट आपको याद रखने हैं, सीधे सीधे वहां से आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्या है जी, देखो पहले तो रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग सीपीयू द्वारा तुरंत उपयोग किए जा रहे डेटा और निर्देशों को तेजी से स्वीकार करने, उन्हें स्टोर करने और उन्हें स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हमारा रजिस्टर मेमोरी होती है, ये सीपीयू की ही मेमोरी होती है। तो रजिस्टर मेमोरी का यूज किस लिए करते हैं यहाँ पर हम? सीपीयू द्वारा तुरंत प्रयोग किए जा रहे डेटा या फिर निर्देश को, है ना, डेटा या फिर निर्देश को तेजी से, यानी कि इनपुट को तेजी से रिसीव करके, उसे स्टोर करके, उसे प्रोसेस करके ट्रांसफर करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हम और आप कहेंगे रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग किया जाता है। सीपीयू द्वारा उपयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को क्या कहते हैं हम? तो सीपीयू द्वारा प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टरों को प्रोसेसर रजिस्टर कहा जाता है। यानी कि जो रजिस्टर मेमोरी होती है, इसके भी कुछ टाइप होते हैं। कौन कौन से, आइए जानेंगे। पहले इंग्लिश वाले बच्चे एक बार देख लेंगे कि रजिस्टर मेमोरी इज यूज्ड टू क्विकली एक्सेप्ट, स्टोर एंड ट्रांसफर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस दैट आर इन इमीडिएट यूज बाय द सीपीयू एंड द रजिस्टर यूज्ड बाय द सीपीयू आर कॉल्ड प्रोसेसर रजिस्टर। ठीक है, अगर मैं इसी बात को और तोड़ करके या और आसान शब्दों में आपसे कहूं तो आप देखेंगे, है ना, कि रजिस्टर मेमोरी इज द स्मॉलेस्ट एंड फास्टेस्ट मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर की सबसे छोटी मेमोरी और सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो वो सीपीयू रजिस्टर ही होती है। कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी हम किसे कहते हैं? तो वो रजिस्टर को कहते हैं। अब क्योंकि ये सबसे छोटी है तो ये सबसे कम डेटा कैरी कर पाती है, सबसे कम जो स्टोरेज है वो इसी सीपीयू रजिस्टर का ही होता है आपका। इसीलिए ये सबसे छोटी है, सबसे कम स्टोरेज, लेकिन जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा तेज है। ठीक है जी, ओके। यह अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम डेटा स्टोर करती है। लो जी, यही बात मैंने ऊपर वाले में जोड़ दी, वही नीचे वाले में आपके लिए है कि जो सीपीयू की रजिस्टर मेमोरी होती है, यह सबसे कम डेटा को स्टोर कर पाती है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी है, इसलिए ये सबसे कम डेटा को स्टोर कर पाती है। ठीक है,
जो रजिस्टर मेमोरी है ये भी एक टेम्परेरी मेमोरी होती है, यानी कि एक अस्थाई, एक वॉलेटाइल मेमोरी हमारी होती है। कौन सी? सीपीयू रजिस्टर। तो इट इज अ टेम्परेरी यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी, और वॉलेटाइल यानी कि लाइट के जाने पर इसमें मौजूद डेटा हमारा क्या हो जाता है? डिलीट हो जाता है। ओके, आपसे पूछा जाएगा कि रजिस्टर मेमोरी कहाँ स्थित होती है, तो याद रखेंगे कि जो रजिस्टर मेमोरी है ये सीपीयू के अंदर स्थित होती है। कहां पर? तो हम और आप कहेंगे कि जो रजिस्टर मेमोरी है वो सीपीयू के ही अंदर स्थित होती है आपकी। तो ये कुछ बात आपको यहाँ पर ध्यान देने वाली है, जो बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, चलो अब जो थोड़ा सा आपको ध्यान देने योग्य बात है वो ये है कि जो ये सीपीयू रजिस्टर है कितने प्रकार के होते हैं। तो हम कहेंगे जो सीपीयू के रजिस्टर है ये 7 प्रकार के होते हैं। कितने? 7। कौन कौन से? देयर आर 7 टाइप्स ऑफ रजिस्टर यूज टू एग्जीक्यूट कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर के निर्देशों को निष्पादित करने के लिए 7 प्रकार के रजिस्टरों की जरूरत पड़ती है। अब सबसे पहले तो इनके नाम आपको पता होने चाहिए। कौन कौन से हैं ये? तो एक का नाम होता है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर क्या है? तो एक प्रकार का सीपीयू रजिस्टर है। डेटा रजिस्टर क्या है? सीपीयू। MAR क्या होता है? तो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, यानी कि फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। MAR, MDR मेमोरी डेटा रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर, PC यानी कि प्रोग्राम काउंटर, और करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर CIR, या फिर इसी को हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर यानी कि IR भी कह देते हैं। तो एक सवाल तो ये पूछा जा सकता है कि बताओ दिए गए 4 विकल्पों में से कौन सा सीपीयू रजिस्टर का एक प्रकार नहीं है, है ना? सीपीयू रजिस्टर का एक प्रकार नहीं है, कौन सा? तो आप इसे देख करके बता देंगे। अच्छा, आपके मन में एक सवाल उठेगा कि भैया यहां पर पीसी का मतलब प्रोग्राम काउंटर है, और जहां पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हैं वहां पर पीसी का मतलब पर्सनल कंप्यूटर होता है। जी हाँ, एक ही मतलब एक शब्द की एक शॉर्टकट जो फुल फॉर्म्स होती है वो अलग अलग जगह स्थान के हिसाब से अलग अलग हो सकती हैं। ठीक है, क्या हो सकती है? अलग अलग इनकी हो सकती है फुल फॉर्म। जैसे कि पेन जो है एक पर्सनल, हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क भी होता है, पर्सनल अकाउंट नंबर भी होता है। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया में उसकी बात चल रही है, उस हिसाब से उसकी फुल फॉर्म भी चेंज हो जाती है। फिलहाल हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसके बारे में? मेमोरी रजिस्टर के बारे में। तो मेमोरी रजिस्टर के क्षेत्र में, है ना, मेमोरी रजिस्टर के क्षेत्र में कौन सी बात होगी? इस पे पीसी की फुल फॉर्म क्या होगी? तो हम कहेंगे प्रोग्राम काउंटर होती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत तो आगे भी नहीं होगी, लेकिन अब इन सभी रजिस्टर के बारे में आपको एक एक वन लाइनर याद करना रहता है ना। अब आपको जब ये आप इन्हें जानेंगे तो आप कहेंगे कि समझ नहीं आ रहा है, इसे कैसे याद करें, सवाल कैसे आएगा। तो पूरा ना याद करके बस कुछ तरीके मैं आपको बताऊंगा, कुछ ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, उसके थ्रू आप इन्हें अच्छे से याद कर पाएंगे। जैसे एक पहला रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। इस एक्यूमुलेटर का काम क्या होता है हमारा? तो हम और आप कहेंगे कि जो एक्यूमुलेटर रजिस्टर है इसका काम जो ALU है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसके द्वारा की गई कैलकुलेशंस को स्टोर करना होता है। ALU का काम, एक्यूमुलेटर का काम क्या है जी? तो एक्यूमुलेटर को हम ACC भी कह देते हैं। ALU द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को स्टोर करने के लिए, ALU द्वारा की गई गणनाओं के परिणामों को स्टोर करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? सॉरी, हाँ, परमानेंट अकाउंट नंबर। हाँ, बाय माय मिस्टेक, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है पेन की फुल फॉर्म, और पर्सनल एरिया नेटवर्क होता है हमारा इधर पेन नेटवर्क के क्षेत्र में। ठीक है, तो ऐसे ही कई बार फुल फॉर्म्स शॉर्टकट कीज डिपेंड करती हैं कि वो कहां पर उसकी बात हो रही है, उससे संबंधित। ठीक है, तो एक्यूमुलेटर के बारे में आप क्या याद रखेंगे? एक्यूमुलेटर के बारे में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये जो ALU होता है, ये जो ALU होता है, ये जो भी कैलकुलेशंस करता है हमारे कंप्यूटर में, इसके द्वारा इसके द्वारा जो रिजल्ट दिया जाता है उसे स्टोर करने का काम किसका है? वो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का है। ठीक है, अगर मैं प्रोग्राम काउंटर की बात करूं तो अगले निर्देश के मेमोरी पते को ट्रैक करता है कौन? ट्रैक करने का जो काम है वो हमारा प्रोग्राम काउंटर का है, और अगले निर्देश के मेमोरी पते को ट्रैक करके MAR को ये भेज रहा होता है। ठीक है, अब मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, MAR की फुल फॉर्म क्या है? तो हम और आप कहेंगे MAR की फुल फॉर्म होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अच्छा, यहां पर तुम्हें क्या ट्रिक अपनानी है पहले से जान लो क्या है।
उस मेमोरी की लोकेशन को स्टोर करता है जहां से डेटा लेना या फिर डेटा को रखना है। एमएआर का क्या काम होगा? मेमोरी एड्रेस रजिस्टर का काम कि उस मेमोरी की लोकेशन को स्टोर करता है जहां से या तो डेटा लेना है या फिर डेटा को रखना है। ठीक है, चलो तो आप देखेंगे अब इसकी कैसे क्या जुगाड़ है से याद रखने की। स्टोर द मेमोरी एड्रेस ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शंस टू बी फेच्ड और स्टोर्ड। तो समझो MAR में A4 होता है एड्रेस, ठीक है, तो बिल्कुल उसी तरह से यहां पर भी एड्रेस और लोकेशन की बात हो रही होगी, वहां पर हमारा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर ही आंसर होगा। कौन सा होगा? जहां पर हमारे MAR की बात होगी वहां पर लोकेशन या एड्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा। बस इतनी बात याद रखना। और MAR में भी तो A4 एड्रेस ही है हमारा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर कहाँ होगा? जहां लोकेशन की बात होगी। वैसे इस पूरी लाइन को भी याद कर सकते हो, लेकिन फिर भी अगर आप बाय मिस्टेक बाय चांस 1% भी भूलो, लोकेशन का संबंध एड्रेस से होता है, एड्रेस ऐसे की पॉइंट को याद रख के आप इसका आंसर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है जी, सवाल कैसे आते हैं वो भी दिखाऊंगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना। MDR क्या है जी? तो हम कहेंगे मेमोरी डेटा रजिस्टर। मेमोरी से आने या मेमोरी में जाने वाले डेटा निर्देशों को स्टोर करता है। कौन? इनकमिंग एंड आउटगोइंग, है ना। आने और जाने वाले डेटा निर्देशों को स्टोर करने का काम किसका होता है? तो वो मेमोरी डेटा रजिस्टर का होता है। किसका होगा मेरे भाई? तो हम और आप कहेंगे कि मेमोरी डेटा रजिस्टर स्टोर मेमोरी में आने यानी कि इनकमिंग और मेमोरी में जाने यानी कि आउटगोइंग आने जाने वाले डेटा निर्देशों को स्टोर करता है। कौन हमारा? तो वो होता है मेमोरी डेटा रजिस्टर। अच्छा, MBR का क्या काम है? मेमोरी बफर रजिस्टर का। तो हम कहेंगे कि CPU और मेमोरी के बीच ट्रांसफर हो रहे डेटा को अस्थायी रूप से रखता है। टेम्परेली होल्ड्स डेटा मूविंग बिटवीन CPU एंड मेमोरी। तो ये क्या है? मेमोरी बफर रजिस्टर होता है। जब भी तुम्हें अस्थायी शब्द देखने के लिए मिलेगा और मेमोरी रजिस्टर से संबंधित होगा तो वहां पर बफर होगा, मेमोरी बफर रजिस्टर। इसके अलावा इसे हम कहते हैं इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर या फिर करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। वर्तमान में लाए गए निर्देशों को स्टोर करता है और डिकोड और एग्जीक्यूट होने वाला होता है। और एक होता है हमारा IBR यानी कि इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर। जिन निर्देशों को तुरंत निष्पादित नहीं करना होता उन्हें IBR में देखा जाता है। उन्हें कहां पर? तो वर्तमान में यानी कि प्रेजेंट टाइम पर जो हमारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए हम यूज करते हैं इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर का। और IBR क्या होगा? कि जिसे तुरंत नहीं करना, जिसे तुरंत निष्पादित नहीं करना, जिसे तुरंत एग्जीक्यूट नहीं करना, उसे IBR में स्टोर किया जाता है। कहां पर? उसे IBR रजिस्टर में स्टोर किया जाता है। तो ये 7 मेमोरी रजिस्टर के बारे में मैंने आपको बताया, जिनमें से आपके दिमाग में सिर्फ 2 या 3 के बारे में ही छपा रह गया होगा, बाकी आपको समझ में नहीं आया होगा, है ना। कोई बात नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन कोशिश करोगे 1 से 2 बार, ऑप्शंस को देखोगे, बड़े ही प्यार से आंसर आपका हो जाएगा। इतना डीप तो नहीं आता है भाई। दोस्त, ये बात ना तो आप डिसाइड कर सकते ना मैं डिसाइड कर सकता, इस बात को डिसाइड करेगा एग्जामिनर कि कितना डीप आएगा। हमारे हाथ में सिर्फ ये है कि जितना अच्छी तरह से, जितना डीप हम पढ़ सकते हैं, जितना संभव है उतना डीप हम पढ़ करके चलेंगे। ठीक है, फिर बाद में अगर उससे और ज्यादा डीप आ जाता है तो भाई फिर कुछ क्वेश्चन हमें छोड़ने वाले भी होते हैं और छोड़ने चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। ठीक है, और अगर डीप नहीं आता तो हम तो पढ़िए, मतलब बहुत डीप नहीं, जितना हम पढ़ रहे हो तो में हो जाएगा तो अच्छी बात है ये तो। ठीक है, लेकिन हम ऊपर से नहीं पढ़ सकते, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं, इतना आपको पढ़ना ही पड़ेगा यदि आप एक अच्छा स्कोर चाहते हैं तो। अच्छा स्कोर डिपेंड करेगा कितना होगा पेपर के लेवल पर। अगर पेपर बहुत अच्छे लेवल का बना है तो 10-12 क्वेश्चन भी अच्छे हो सकते हैं, और अगर पेपर सरल बना है तो आपके 12 क्वेश्चन कम भी हो सकते हैं। अगर सभी बच्चों ने 13, 14, 15 करे हैं तो वो डिपेंड करेगा। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूं इसकी 7 चीजों को अगर मैं आपको उंगलियों पर रटाऊं तो क्या होगा, है ना, तो क्या होगा हम देखेंगे कि अब आप कहेंगे कि भैया इनमें से कुछ शॉर्ट बता दो। शॉर्ट में तो देखो, शॉर्ट में देखो, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? वो रजिस्टर मेमोरी है। सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है हमारी? हम कहेंगे वो होती है आपकी हमारी रजिस्टर मेमोरी।
ठीक है। ALU इस रिजल्ट को कौन स्टोर करता है? तो ALU द्वारा जनरेट किए गए रिजल्ट को एक्यूमुलेटर स्टोर करने का काम कर रहा होता है। अभी रिवाइज कराऊंगा भाई, थोड़ा सा रुक जाओ, है ना। इसके अलावा नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस एड्रेस स्टोर्ड इन, अगले अगले इंस्ट्रक्शंस का एड्रेस कहां स्टोर होता है? तो प्रोग्राम काउंटर में। मेमोरी एड्रेस स्टोर्ड कहां होता है? मेमोरी का एड्रेस कहां स्टोर होता है? MAR में। और डेटा कमिंग फ्रॉम मेमोरी स्टोर्ड इन MDR में। तो अगर आप इसे शॉर्ट में याद रखना चाहें तो ऐसे रख लें, और नहीं तो एक्यूमुलेटर ALU द्वारा की गई कैलकुलेशंस, गणनाओं के रिजल्ट को स्टोर करने का काम है एक्यूमुलेटर का। ठीक है। इसके अलावा प्रोग्राम काउंटर अगले इंस्ट्रक्शंस, अगले निर्देश के मेमोरी के पते को ट्रैक करने का काम किसका है? वो हमारे MAR का है, सॉरी PC का है, प्रोग्राम काउंटर का है। MAR मेमोरी की लोकेशन को स्टोर कौन करता है? मेमोरी की लोकेशन को जो स्टोर करने का काम है वो हमारा MAR का होता है। मेमोरी डेटा रजिस्टर, तो मेमोरी से आने या मेमोरी में जाने वाले डेटा को स्टोर करता है। MBR, तो ये हमारा CPU और मेमोरी के स्थानांतरित के अस्थायी रूप से उसे स्टोर करता है। और CIR, तो हम कहेंगे वर्तमान में जो चल रहा है उसके बारे में। और अगर मैं बात करूं आपका कौन सा IBR, तो अगला, जिन्हें अभी जिन निर्देशों को तुरंत निष्पादित नहीं करना होता उन्हें IBR रजिस्टर में रखा जाता है। एक बार आप मुझे यस करके बताएंगे कि हाँ जी हमें कुछ हद तक चीजें समझ में आई हैं, बाकी जब हम MCQ करेंगे तब हमें अच्छे से समझ में आ जाएंगी। एक बार यस करके बता दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और अब हम यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी के बारे में बात करेंगे। भैया मैंने रिवाइज करवा दिया, ठीक है। सर जी आप ये बताओ, आप हैंड रिटन नोट्स कब दोगे? भैया हर रोज मिल रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप भाई? रोजगार विदंकित एप्लीकेशन पे आप ये क्लास देख रहे हो, हर क्लास के हैंड रिटन नोट्स रोज के रोज अपलोड हो रहे हैं। आप मुझसे कौन से हैंड रिटन नोट्स चाह रहे हो भाई अलग से? बताओ। ठीक है, वेरी गुड। आगे बढ़ जाए, चलिएगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। एक भाई कमेंट कर रहे हैं कि सर कल की क्लास में जो आपने मेमोरी के बारे में बताया था उसमें आपने कैपेसिटी को के जो वो हैं एरो हैं उन्हें गलत बता दिया। मैं बताना चाहूंगा, समझो जी। देखो, रजिस्टर, कैश, रैम, ठीक है। और इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, रजिस्टर, कैश, रैम। मतलब दोनों को ऐसे क्यों लिख सकते हैं भाई? जब स्पीड की बात होगी, किसकी? जब मेमोरी की स्पीड की बात होगी तब ऐसे लिखा जाएगा, और जब स्टोरेज की बात होगी तब ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है। तो मुझे नहीं याद कि मैंने कल आपको कौन सा वाला बताया था, लेकिन जो वो एरो है वो गलत नहीं होंगे। वो डिपेंड करेगा आपका, है ना, वो डिपेंड करेगा आपका कि अगर स्पीड की बात है तो स्पीड सबसे तेज होती है रजिस्टर की, फिर कैश की, फिर रैम की, फिर सेकेंडरी मेमोरीज की, है ना। लेकिन अगर स्टोरेज की कैपेसिटी की बात आएगी तो रजिस्टर में सबसे कम स्टोरेज आता है, कैश में उससे ज्यादा आता है, रैम में उससे ज्यादा आता है, सेकेंडरी में उससे भी ज्यादा आता है। तो वो निर्भर करेगा, वो डिपेंड करेगा आपका। ठीक है, ठीक है भैया, चलो। इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी सेकेंडरी इसके बाद अब हम यहाँ पर बात करेंगे अपनी सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। यानी कि याद करिए, मैंने आपको बताया था कि जो मेमोरी होती है इसे हम और आप दो भागों में बांटते हैं। इसे हम और आप दो भागों में बांटते हैं। एक प्राइमरी, जिसे हमने रैम रोम में बांटा था, ठीक है। तो अब हमारी ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो पाया है जाकर के। जो ये वाला प्राइमरी वाला पार्ट है वो हमारा अब कंप्लीट हो गया। और अब जो हम आज की क्लास में जानने वाले हैं अब वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में होगा। वो किसके बारे में होगा मेरे भाई? तो अब जो हम यहाँ पर पढ़ेंगे वो सेकेंडरी मेमोरी के बारे में होगा। ठीक है भैया, चलो। तो जो सेकेंडरी मेमोरी है ये क्या होती है? सबसे पहले तो भैया नॉर्मल सी बात है, अगर हिंदी में बताऊं तो एक द्वितीयक मेमोरी होती है।
एक द्वितीयक मेमोरी होती है, एक परमानेंट मेमोरी होती है, एक एक्सटर्नल मेमोरी होती है, और इसी को आप और हम सहायक मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। यानी कि अगर मैं यहीं पर लिखना चाहूँ तो आप देखेंगे सेकेंडरी की तो हिंदी ही हो गई द्वितीयक, इसी को आप और हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहते हैं। जितनी भी डिवाइसेस हम इसके बारे में पढ़ेंगे, जितनी भी मेमोरी डिवाइसेस, वो सब की सब ऑक्सिलरी होंगी, सहायक होंगी। ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक मेमोरी, ठीक है। परमानेंट होंगी सारी की सारी, यानी कि स्थायी मेमोरी, ठीक है। इसके अलावा नॉन वॉलेटाइल होंगी, नॉन वॉलेटाइल यानी कि गैर वाष्पशील, गैर वाष्पशील यानी कि लाइट के जाने पर भी इनमें मौजूद डेटा डिलीट ना हो, ठीक है भैया। चलिए, तो आप इसी बात को अगर मैं साधारण शब्दों में आपको समझाऊं तो हमारी क्या है, जो ये एक प्रकार की यानी कि सेकेंडरी मेमोरी एक प्रकार की नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, एक सहायक मेमोरी है, एक बाहरी मेमोरी है, जिसमें डेटा या फिर किसी भी प्रोग्राम को स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, परमानेंट रूप से क्या किया जाता है, स्टोर किया जाता है। ये कंप्यूटर के प्रोसेसर से सीधे एक्सेस नहीं करती और इनका प्रयोग बैकअप मेमोरी के रूप में भी किया जाता है। यानी कि जो हमारी सेकेंडरी मेमोरी होती है, इनका जो यूज है मेरे भाई, वो किस लिए किया जाता है, इनका प्रयोग, सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग बैकअप मेमोरी के तौर पर या फिर भविष्य के लिए डेटा को संभाल कर रखने के लिए किया जाता है। डेटा को परमानेंट तौर पर सहेज कर रखने के लिए किसका प्रयोग किया जाएगा, सेकेंडरी मेमोरी का। प्राइमरी कैसी थी, प्राइमरी में वो थी जो काम हम वर्तमान में कर रहे हैं वो वहां पर एग्जीक्यूट होता है, जबकि अगर किसी काम को हमें बाद के लिए स्टोर करके रखना है तो वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी में होता है, ठीक है। तो अब आप इस पैराग्राफ को लिखो या मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, यही बातें तो यहां लिख दी गई हैं, यही बातें यहां लिख दी गई हैं, ठीक है जी। सर बुक में तो बहुत कम दिया है मेमोरी चैप्टर, भैया वो एक कॉमन बुक है, एक कॉमन बुक है, यानी कि 65 मार्क्स के लिए एक अकेली बुक है। उसमें हमारे पास एक क्राइटेरिया था कि हमें 30 पेज में ही पूरा कंप्यूटर खत्म करना है, जबकि वास्तविकता में तो ऐसा संभव नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं कटौती करके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारियां थी सिर्फ वही उसमें दी गई हैं, बाकी जो डिटेल में जैसा आप चाह रहे हो उसके लिए फिर कंप्यूटर स्पेशल एक बुक आएगी, वो आपको लेनी होगी। कब आएगी, काम चल रहा है, पहले वो 10 फरवरी को आनी थी लेकिन अब वो थोड़ी और डिले होगी, ठीक है। लेकिन जब भी आएगी खतरनाक आएगी, बेहतरीन आएगी, नोट्स भी नहीं भी बनाओगे तब भी काम चलेगा, और वहां से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे और कई सारे प्रीवियस क्वेश्चन भी उसमें आएंगे। अभी परेशान मत हो, ठीक है, ठीक है भैया। अभी आप इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान मत हो, अभी हम जो भी कुछ पढ़ रहे हैं उसे अच्छे से पढ़ो। अब ध्यान से समझेंगे, जो सेकेंडरी मेमोरी होती है इसे हम कुछ भागों में क्लासिफाइड करते हैं। क्या करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी को हम दो भागों में क्लासिफाइड करते हैं। पहले तो कौन कौन से, तो एक तो होता है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। कौन सा, एक होता है हमारा सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस को हम जब हम दो भागों में बांटते हैं तो एक होता है हमारा सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस और एक होता है हमारा डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। अब इन दोनों में अंतर क्या है, तो कुछ डिवाइसेस ऐसी होती हैं जिनमें हम डेटा को एक क्रम में ही क्या कर सकते हैं, एक क्रम में एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि पहले पहली, फिर दूसरी फाइल, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी, ऐसे। लेकिन उसके बाद और आई डिवाइसेस, उनमें डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस की सुविधा आई। डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का मतलब कि आप डायरेक्टली किसी भी डेटा को ले सकते हैं। मतलब अगर मैं फॉर एग्जांपल आपको एक उदाहरण दूं तो पहले के टाइम पर सिक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का एक सबसे अच्छा उदाहरण है मैग्नेटिक टेप। कैसी होती है, पहले जो डैग वगैरह होती थी उनमें कैसेट आती थी, रील सी लंबी निकलती थी, फोटो भी दिखाऊंगा आगे की क्लास में। तो उसमें क्या होता था कि अगर 100 गाने हैं मान लो उसमें, तो अगर आपको उन 100 गानों में से अगर आपको मान लो 53वें गाने पर जाना है, तो ऐसा नहीं है कि तुम डायरेक्टली 53वां गाना बजा दोगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके तुम्हें जाना पड़ता था, क्रमशः क्रम में चीजें होंगी। जबकि बाकी की जो डिवाइसेज हैं आपकी, है ना, आज के टाइम पर उनमें डेटा को डायरेक्टली भी एक्सेस किया जा सकता है। तो एक तो तरीका ये होता है, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे
तो जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है हमारा, उसे हम मुख्यतः 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3। एक तो होता है मैग्नेटिक डिस्क, एक होता है ऑप्टिकल डिस्क, और एक होता है हमारा मेमोरी स्टोरेज डिवाइस, या इसे हम फ्लैश मेमोरी भी कह देते हैं। क्या कहते थे? इसे हम फ्लैश मेमोरी भी कह देते हैं। तो आप देखेंगे कि मैग्नेटिक डिस्क के अंदर बहुत सारी अलग अलग डिवाइसेज हैं। ये तो एक टेक्नोलॉजी हो गई मैग्नेटिक की, ऑप्टिकल की। इसके अलावा फ्लॉपी डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, हार्ड डिस्क मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, जिप डिस्क, डिस्क पैक, विंचेस्टर डिस्क, ये सभी की सभी हमारी मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है। अगर मैं ऑप्टिकल डिस्क की तरफ आगे बढ़ूं तो सीडी रोम, वॉम, सीडी आरडब्ल्यू, डीवीडी, जितनी भी गोल कैसेट्स होती हैं वे सभी की सभी हमारी, ठीक है। तो वो जो हमारी होती हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम ऑप्टिकल डिस्क कहते हैं, ठीक है भैया। और इसके बाद हमारी फ्लैश ड्राइव, मेमोरी कार्ड वगैरह जो है, इन्हें हम मेमोरी स्टोरेज डिवाइस या फिर फ्लैश मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो सीधा सीधा एक क्वेश्चन तो यही पूछ लिया जाता है कि बताओ डीवीडी किस प्रकार की है? मैग्नेटिक डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क है, या मेमोरी स्टोरेज डिवाइस है? किसका उदाहरण है डीवीडी? डीवीडी मैग्नेटिक डिस्क का उदाहरण है, ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, या फिर फ्लैश मेमोरी का उदाहरण है? तो जितनी भी गोल कैसेट्स होती हैं हमारी, वे सभी की सभी, जितनी भी गोल कैसेट्स होती हैं वे सभी की सभी ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण होती हैं। सीधे सीधे भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कई बार किसी टॉपिक के बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे और बिल्कुल शुरुआत से ही सवाल पूछ लिया जाएगा, और कई बार हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे फिर भी ना हो पाए, है ना। जैसे कि अभी स्टेनोग्राफर में आईओटी वाला चैप्टर भाई साहब पढ़ते पढ़ते परेशान हो जाते हैं, और पूछा क्या? आईओटी की फुल फॉर्म इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब बताओ, है ना। तो भैया वो एग्जामिनर है, कुछ भी खेला कर सकता है। वॉर्म क्या होता है भाई? याद करो, मैंने आपको कल ही बताया था कि जो रोम में पी रोम होती है उसकी प्रॉपर्टी होती है वॉर्म, यानी कि राइट वंस रीड मैनी। एक बार लिखो और बार बार पढ़ो, ठीक है जी। चलिए, तो ये तो बस अभी क्लासिफिकेशन करके दिखाया है। नहीं भी आया हो समझ में, रुक जाना, सबके बारे में एक एक करके खोल खोल करके बताऊंगा, बहुत अच्छे से चीजें समझ में आएंगी, ठीक है जी। चलो, यहां तक बात क्लियर? एक बार यस करके मुझे बताएंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, है ना। और देखो, कई सारे दोस्तों का कहना यह है भैया देखो, कभी भी ना सबके मन की कोई भी चीज नहीं हो सकती। इस बात को जो समझदार बच्चे हैं, जो पढ़ने वाले दोस्त हैं मेरे, वो सभी इस बात से क्या करेंगे, मतलब सहमत होंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास टेलीग्राम पर या पर्सनल हर तरीके से अलग अलग तरीके के मैसेज मुझे देखने के लिए मिलते हैं, मुझे हर तरीके का गुस्सा देखने के लिए मिलता है। काफी सारे दोस्त कहेंगे अरे 45 मिनट पढ़ाते हैं, बाद के 15 मिनट सवाल में फालतू में निकाल देते हैं। कुछ कहते हैं नहीं सर सवाल कराया करो, बहुत जरूरी है। कुछ कहते हैं कि स्पीड बिल्कुल सही चल रही है, ऐसे ही धीरे धीरे समझाते हुए लेकर के चलो। कुछ का कहना यह है कि अरे ऐसा तो सिलेबस 6 महीने में हो पाएगा। कुछ कहते हैं कि सर डीपली पढ़ाना, कुछ भी छूट ना जाए, हम सब कुछ पढ़ने को तैयार है। कुछ कहते हैं अरे हमें आईएएस, हमें इंजीनियर नहीं बनना, हमें बस हल्का हल्का ऊपर ऊपर से ही पढ़ाओ, इतना पढ़ेंगे तो क्या फायदा। हर तरीके के लोग हैं, सबके मन की नहीं हो सकती, ठीक है। मैं साइड हो चुका हूं, देख लेंगे एक बार। सबके मन की भैया नहीं हो सकती, लेकिन मैं आप सबके भले के लिए जो बेस्ट होगा उसे लेकर के चलूंगा। हो सकता है मैं आपके मुताबिक ना हूं, थोड़ा सा संभव है मैं आपके मुताबिक ना हूं, संभव है कि आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही हो, संभव है किसी को स्पीड तेज लग रही हो, है ना। एक भाई का कहना था अरे जल्दी जल्दी पढ़ा दो, खत्म कर दो। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता, ठीक है। तो हम बहुत अच्छे तरह से सबको अच्छे से पढ़ाएंगे, डिटेल में चीजों को पढ़ेंगे। स्पीड थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन उसका कारण सिर्फ और सिर्फ ये है कि आप, है ना। बहुत बढ़िया सर, आप पूरा पढ़ा दोगे तो उसमें से तो फंसेगा ही। वाह, कितनी बढ़िया बात कही है। तो बहन मत पढ़ो पूरा, है ना, मत पढ़ो। जब आपकी मैराथन क्लासेस आएंगी गागर में सागर, सिर्फ एक क्लास देख लेना 5 घंटे की। भैया आप भगवान के भरोसे नहीं जा सकते। आपका सिलेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद अपनी मदद नहीं करोगे। भगवान भी उसकी मदद करते हैं जो खुद की मदद करता है, ठीक है। आप सब पढ़ा दोगे, सबकी कोई परिभाषा नहीं होती, सबका कभी अंत नहीं होता,
ठीक है ना। तो इसलिए हमें चीज़ों को अच्छे से पढ़कर चलना ही चलना पड़ेगा। बाकी ऐसी बहनें, ऐसे भाई, हर तरीके के टोंट मारने वाले मिल जाएंगे मुझे कि अरे तुम तो ऐसा सब पढ़ा दिया। भैया सब तुम नहीं जानते कितना सब है, समुद्र है, खत्म नहीं हो सकता। और आज का जो कंपटीशन का जो दौर चल रहा है, गला काट जो कंपटीशन चल रहा है, उसमें तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, है ना। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो भाई रह जाओगे आप, और उसकी जिम्मेदारी आप फिर टीचर पे ही फोड़ोगे, अपने ऊपर इस बात की जिम्मेदारी नहीं लोगे। तो प्लीज जैसे मैं चीजों को लेकर के चल रहा हूं वैसे चलने दीजिए। हो सकता है कि हमारी स्पीड स्लो है, मैं जानता हूं, लेकिन देखो अंतर कितना आएगा। मान लो मैं आपको 60 क्लास में सिलेबस खत्म कराने वाला हूं सपोज, ठीक है, लेकिन अगर हम रोज के रोज क्वेश्चन भी कर रहे हैं, धीरे धीरे चीजों को पढ़ रहे हैं, तो भैया 60 की जगह 80 क्लास हो जाएंगी। ऐसा तो है नहीं हमारे पास कि कोई एग्जाम डेट फिक्स दी गई है कि जी मार्च में पेपर होगा, सिलेबस कंप्लीट होगा। हमें इसकी भी आज़ादी है अच्छे से। तो क्यों ना हम 60 क्लास के बाद में आपको खुद रिवीजन करना पड़े, उससे अच्छा ये है कि 80 क्लास कर लें, लेकिन चीज़ों को साथ के साथ अच्छे से धीरे धीरे समझते हुए, पढ़ते हुए आगे बढ़े, है ना। तो प्लीज़ चीज़ों को इस तरह से अच्छे से देखिएगा। फिर भी एक आइडिया कब तक सिलेबस खत्म होगा, मार्च एंड तक आपका सिलेबस जो है वो खत्म होगा। अभी सिलेबस अच्छा खासा चलेगा क्योंकि चीज़ें आजकल अच्छी खासी पूछी जा रही हैं। सीजीएल मेंस का पेपर हुआ, बच्चे मैथ में, रीजनिंग में दुनिया भर की मेहनत करके गए, जीएस में, इंग्लिश में बहुत पढ़ा उन्होंने। भाई साहब कंप्यूटर ऐसा पूछ लिया गया कि बच्चों का कहना है कि 20 में से 6 सवाल करने होते हैं और 4 सवाल भी नहीं हो पा रहे, है ना। 4 सवाल भी नहीं हो पाए उनसे, और उनकी लगी लगाई नौकरी हाथ से चली गई। तो भैया पढ़ना पड़ेगा, इसका और कोई उपाय नहीं है। सर इन सब बातों में बहुत टाइम जाता है डेली डेली, भैया मैं ये बात डेली डेली नहीं करूंगा, सिर्फ आज कर रहा हूं इसलिए क्योंकि मैंने कल टेलीग्राम ग्रुप में ऐसे कई सारे मैसेज देखे थे, है ना। तो उसकी, और दूसरी बात रही छुट्टी की, तो मैंने आपको बताया छुट्टी कभी भी किसी बिना कारण के नहीं होती, होगी तो हम उसे सैटरडे को कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है भैया, चलिए। हाउ मेनी टाइम यू रिपीट द सेम थिंग डियर सर, भैया करनी पड़ती हैं क्योंकि सबको लेकर के चलना है। नहीं तो सबसे आसान चीज है कि मैं से फोन उठाया और कुछ भी उल्टा सीधा किसी भी टीचर के लिए लिख दिया, है ना। तो मैं ये बात बस आपको बताना चाह रहा हूं, बाकी आप आगे अपने अकॉर्डिंग चीजों को देखेंगे, है ना। चलिए, मैग्नेटिक डिस्क, अब हम यहाँ पर बात करेंगे किसके बारे में, अब हम यहाँ पर बात करेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। यानी कि जो हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है उसमें ये जो मैग्नेटिक डिस्क है इसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं वन लाइनर के हिसाब से, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे ऑप्टिकल डिस्क के बारे में, और इसके बाद हम बात करेंगे पहले तो सिर्फ इनकी हेडिंग्स के बारे में कि ये किस टेक्नोलॉजी पर काम करती हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें, फिर हम एक एक करके फ्लॉपी डिस्क पर आएंगे, फिर हार्ड डिस्क पे आएंगे, फिर सीडी के बारे में पढ़ेंगे, डीवीडी के बारे में पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके हम चीजों को करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेटिक डिस्क की, किसकी, मैग्नेटिक डिस्क की, ठीक है। तो मैग्नेटिक स्टोरेज में डेटा को मैग्नेटिक माध्यम द्वारा स्टोर किया जाता है, यानी कि यहां पर जो टेक्नोलॉजी यूज होती है वो मैग्नेटिक होती है, ठीक है जी। चलो एग्जाम्पल कौन से इसके, मैग्नेटिक स्टोरेज में डेटा को मैग्नेटिक माध्यम द्वारा स्टोर किया जाता है। एग्जाम्पल, हार्ड डिस्क ड्राइव हो गई, फ्लॉपी डिस्क हो गई, जिप डिस्क हो गई, विंचेस्टर डिस्क हो गई। ये किसके उदाहरण है, तो हम और आप कहेंगे कि भैया ये हमारे मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण है। किसके, ये सब के सब हमारे मैग्नेटिक डिस्क के उदाहरण होते हैं। मैग्नेटिक डिस्क और टेप में क्या अंतर है भाई, सब चीज क्लियर होगी, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना। चलो इसके बाद ऑप्टिकल स्टोरेज जो होते हैं इसमें किसका यूज होता है, तो हम और आप कहेंगे कि ऑप्टिकल स्टोरेज में डेटा को लेजर बीम टेक्निक द्वारा बाइनरी रूप में लिखा हुआ पढ़ा जाता है। हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज समझता है, तो हम कहेंगे कि इन ऑप्टिकल स्टोरेज डेटा इज रिटन एंड रीड यूजिंग लेजर बीम टेक्नोलॉजी। किस टेक्नोलॉजी का यूज होता है, लेजर बीम टेक्नोलॉजी का यूज कौन कौन सी डिवाइसेस में होता है, सेकेंडरी मेमोरी में होता है, तो सीडी रोम, डीवीडी रोम, डीवीडी रैम, ब्लू रे डिस्क, इन सब में, वॉर्म डिस्क, इनमें इसका प्रयोग किया जाता है। अभी जस्ट हम यहाँ पर इनके सिर्फ एक एक नाम एग्जाम्पल जान रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तार में भी बात करेंगे। पहले सिर्फ इतना, क्योंकि कई बार सिर्फ ऐसे पूछ लेगा कि डीवीडी किस प्रकार की मेमोरी है, एफडीडी किस प्रकार की है, क्या एफडीडी का ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, क्या एफडीडी सीडी सेम है, नहीं, ठीक है ना। चलिए सर एफडीडी भी होता है भैया, बिल्कुल। यहां पर जो मैंने ये
फ्लॉपी डिस्क लिखा है ना, इसी को एफडीडी कहते हैं, फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहते हैं। इसी एफडीडी को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव कहा जाता है। इसी को फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी कहा जाता है। ठीक है दोस्त, चलेंगे आगे। ऑप्टिकल स्टोरेज हो गया। फ्लैश मेमोरी जो तीसरी हम बात कर रहे थे, क्या है? तो फ्लैश मेमोरी एक सहायक, एक ऑक्सिलरी मेमोरी होती है जिसे विद्युत की सहायता से कई बार आप आसानी से मिटा सकते हैं, है ना, और पुनः उसे प्रोग्राम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यूएसबी हो गई, पेन ड्राइव, थंब ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डिजिटल कार्ड, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, ये सब की सब हमारी उदाहरण होती हैं। किसकी? फ्लैश मेमोरी के उदाहरण ये सब के सब हमारे होते हैं। ठीक है दोस्त जी। सर मेरे एनटीपीसी सीबीटी 2 में यहाँ से एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आया होगा भाई। ठीक है जी, चलो। तो अब अगर मैं आपको पहले जो भी कुछ हमने पढ़ा है आज उतने का अगर मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊं, क्विक रिवीजन, ठीक है, अगर मैं आपको इसका एक क्विक रिवीजन करा दूं पहले बहुत स्पीड में, तो आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि सीपीयू को हम 3 भागों में बांटते हैं। इसमें से एक मेमोरी यूनिट होता है। मेमोरी यूनिट को हम रजिस्टर मेमोरी के नाम से भी जानते हैं या फिर कैश मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। फिर रजिस्टर मेमोरी, तो रजिस्टर मेमोरी का प्रयोग सीपीयू द्वारा प्रयोग तुरंत जो यूज में लाए जाते हैं उन डेटा को स्टोर और उन निर्देशों को तेजी से एग्जीक्यूट करने के लिए, स्वीकार करने के लिए, संग्रहित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सीपीयू द्वारा यूज किए जाने वाले रजिस्टरों को प्रोसेसर रजिस्टर भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी होती है। यह अन्य मेमोरी की तुलना में सबसे कम डेटा स्टोर करती है और यह एक प्रकार की अस्थायी मेमोरी होती है, यानी कि वॉलेटाइल मेमोरी होती है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर ही स्थित होते हैं। ठीक है, फिर मैंने बताया कि ये 7 प्रकार के हैं, जिनमें से पहला था एक्यूमुलेटर। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि तुम्हें सारे याद हो, तुम्हें 7 के 7 याद हो। अगर तुम्हें 7 में से 5 भी याद है ना, 7 में से 4 भी याद है, तो बचे हुए 3 को तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके कर दोगे। ठीक है, एक्यूमुलेटर का काम क्या है? तो हम कहेंगे कि एएलयू द्वारा की गई गणनाओं के परिणाम को स्टोर करने के लिए, क्या है कि स्टोर्स द रिजल्ट ऑफ कैलकुलेशंस परफॉर्म द बाय एएलयू। एएलयू जो कैलकुलेशंस करता है उनके लिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं प्रोग्राम काउंटर की, तो अगले निर्देश के मेमोरी पते को ट्रैक करता है ना, अगला जो निर्देश आने वाला, जो इंस्ट्रक्शंस आने वाला है, उसके एड्रेस को क्या करेगा? ट्रैक करने का काम करेगा और एमएआर को भेजेगा, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को भेजेगा। एमएआर तो हम कहेंगे उस मेमोरी लोकेशन को स्टोर करता है जहां से डेटा लेना या फिर रखना है। एसएसडी का फुल फॉर्म सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है, जब पढ़ेंगे उसके बारे में तब जानेंगे। फिर हमने जाना एमडीआर, तो मेमोरी में आने या मेमोरी में जाने वाले डेटा और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर कौन करता है? एमडीआर, मेमोरी डेटा रजिस्टर। एमबीआर तो मेमोरी के बीच स्थानांतरित हो रहे अस्थायी रूप से उसे रखता है ना, टेम्परेरी। करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो वर्तमान में, करंट का मतलब ये क्या है? भाई करंट अफेयर, वर्तमान में जो चल रहा है वो। ऐसे ही करंट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर वर्तमान में लाए गए निर्देश को स्टोर करने का काम किसका है? वो सीआईआर का है। और इंस्ट्रक्शंस बफर रजिस्टर तो वे जिन्हें तुरंत निष्पादित करने की जरूरत नहीं है, जिन्हें तुरंत एग्जीक्यूट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सारी लाइनें तुम्हें ऐसे लिखनी नहीं है जो तुम्हें एकदम याद करनी हो, लेकिन यहां से सवाल कैसे बनते हैं वो अगर आप एक बार देख लेंगे तो निश्चित तौर पर आपको क्लियरिटी हो जाएगी, है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, एक बार क्वेश्चन नंबर 1 मुझे बताएंगे कि इस सवाल का जो सही उत्तर है वो क्या होगा। बिल्कुल करेंगे भाई, उसमें थोड़ा समय लगेगा, तब तक आप चीजों को ऐसे ही देखो, पढ़ो। ठीक है, Which CPU register stores the result of arithmetic and logical operations performed by the ALU, है ना। तो जब हम चीजों को पढ़ रहे होते हैं तब हमें थोड़ी कठिन लगती है, लेकिन जब वहां से सवाल आता है तो ऑप्शन को एलिमिनेट वगैरह करके आप बड़ी ही आसानी से चीजों को कर लेते हैं। पता आंसर क्या होगा इस सवाल का? Which CPU register stores the result of arithmetic and logical operations performed by the ALU। एक तरफ से, अब मैं ये नहीं कह रहा कि तुम्हें एक्यूमुलेटर क्या होता है एकदम से तुम्हें रट गई सभी चीजें, ऐसा नहीं है कि तुम्हें हिस्ट्री की कहानी की तरह तुम्हें एकदम पुर्जा पुर्जा पता चल गया, नहीं। तुम्हें सिर्फ इतना ही जानना था कि एक्यूमुलेटर का काम एएलयू द्वारा स्टोर किए गए प्रोग्राम को स्टोर करना होता है, दैट्स इट। बस इससे ज्यादा डीप तुम्हें नहीं जाना, तो सिर्फ इतना ही जानो।
एक्यूमुलेटर इसका सही उत्तर है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आईआर को हम किस और नाम से भी जानते हैं? क्या हम आईआर को सीआईआर के नाम से भी जानते हैं? जी हाँ। सीआईआर की फुल फॉर्म क्या होती है? तो आप कहोगे करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर। करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर होती है इसकी फुल फॉर्म। और इसका क्या काम होगा बताओ? अगर किसी को याद हो, थोड़ा भी याद हो तो मुझे बताओ कि ये जो हमारा इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर यानी कि आईआर है, जिसे हम सीआईआर यानी कि करंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर भी कह देते हैं, तो इसका क्या काम है? तो वर्तमान में निष्पादित होने वाले, एग्जीक्यूट होने वाले निर्देशों को इंस्ट्रक्शंस के लिए है ना, तो जहां पर वर्तमान से संबंधित बात आएगी वहां पर ये हो जाएगा। मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, भैया मेमोरी की लोकेशन की जहां पर बात आएगी। ऐसे ही तो चीजें पढ़ी थी हमने, बिल्कुल। चलो अगला सवाल क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन नंबर 2। अभिकथन और कारण वाला सवाल है, पूरा सवाल अच्छे से पढ़ो और फिर एक बार आंसर देना, ठीक है? अभिकथन कारण वाला सवाल है, पहले पूरा सवाल एक बार पढ़ो क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हाँ भैया बिल्कुल होता है। वेरी गुड, तुरंत का डेटा, बहुत बढ़िया। रंजना, करनी, मोहित, अंकित, रिंकू, बहुत बढ़िया भाई। देखो क्या कह रहा है दर्शन? फर्स्ट, सीपीयू की रजिस्टर मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। सीपीयू मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी इन अ कंप्यूटर। तो अभिकथन तो सही है, अभिकथन जो दिया है ये तो सही है मेरे भाई, ठीक है। रीजन क्या कह रहा है? क्योंकि रजिस्टर मेमोरी सीधे सीपीयू के अंदर ही स्थित होती है और एएलयू व कंट्रोल यूनिट के साथ सीधे यही काम करती है। बिकॉज रजिस्टर मेमोरी इज लोकेटेड इनसाइड द सीपीयू एंड वर्क्स डायरेक्टली विद द एएलयू एंड कंट्रोल यूनिट। यानी कि ये कारण उसी का कारण है, इसी वजह से, क्योंकि ये सीपीयू के अंदर स्थित होती है, इसी वजह से ये सबसे तेज है। तो भैया दोनों ही बातें भी सही है और अभिकथन और कारण दोनों सही है तथा कारण अभिकथन की सही व्याख्या करता है। ये आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, प्रोग्राम काउंटर का मुख्य कार्य क्या है बताओ? जो प्रोग्राम काउंटर होता है हमारा, इसका एक मेन काम क्या होता है? दिमाग लगाएंगे, ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे, आंसर बताएंगे क्या होगा। बताओ, ट्राई करके देखो। प्रोग्राम काउंटर का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन को एलिमिनेट करके ट्राई करो, जैसे कर पाओ वैसे ट्राई करो, बताओ। तो मैक्सिमम का आंसर आ रहा है कि भैया सी हो सकता है, क्योंकि एएलयू के लिए डेटा उपलब्ध कराना तो इसका काम नहीं है। वर्तमान निर्देश, भाई करंट की बात नहीं हो रही, सीआईआर या आईआर की बात नहीं हो रही, ठीक है। अगले निष्पादित होने वाले निर्देश के मेमोरी पते को रखना, मेमोरी के एड्रेस को स्टोर करना, ऐसी ही कुछ बात हमने ऊपर करी थी। अगले निर्देश के मेमोरी पते को ट्रैक करना, उसे रखना, यही बात तो है, और एमएआर को भेजना, ठीक है जी। अगला सवाल, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर किस प्रकार की सूचना को स्टोर करते हैं बताओ? एमएआर किस प्रकार की सूचना को स्टोर करते हैं? हो सकता है इतनी इजी लैंग्वेज में सवाल ना आए, लेकिन जब आप इन्हीं 5 सवालों को सीख गए है ना, मतलब समझ गए कुल मिलाकर के आप, है ना, मतलब समझ गए एक तरह से आप, ठीक है। अब फिर अगर इन 4-5 सवालों को जोड़कर भी एक कठिन सवाल भी बनाया जाएगा तो आप उसे कर लेंगे, ठीक है दोस्त। सर फर्स्ट रैंक लाने पर आईफोन मिलेगा क्या? एसएसजीडी सम्मान समारोह हुआ, उसमें रैंक 1 को आईफोन मिला। ऐसी कोई भी घोषणा आरडब्ल्यू के द्वारा पहले से नहीं की जाती है ना, वो डिपेंड करता है तभी पर, ठीक है। हम मिल सकता है अगर आप मेहनत करेंगे, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि मतलब बच्चा ने मेहनत को खुद करी है या जो भी कुछ है, अगर आरडब्ल्यू का सहयोग है, बच्चा उसका श्रेय देना चाहता है, हाँ, तो लालच के तौर पर नहीं कि नहीं तुम कहीं से भी पढ़े हो, रैंक बन लिया हो, हम तुम आईफोन, ऐसा वाला सिस्टम नहीं है भाई, ठीक है ना। तुम सच में पढ़े हो, तुमने मेहनत करी है, तुम अपना श्रेय देना चाहते हो, तो एज अ गिफ्ट है ना, चलो बिल्कुल मिल सकता है। तो वर्तमान निर्देश का कोड नहीं, मेमोरी में रखे जाने वाले या प्राप्त किए जाने वाले डेटा का पता, एड्रेस की बात हो रही है, ठीक है। अगला सवाल, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान के समय किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है बताओ? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच डेटा के आदान प्रदान, डेटा ट्रांसफर के समय
किस रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है? विच रजिस्टर इज यूज ड्यूरिंग डेटा ट्रांसफर बिटवीन द सीपीयू एंड मेन मेमोरी? द सीपीयू एंड मेन मेमोरी। तो बताएंगे एक बार इस सवाल का आंसर क्या होगा हमारा, मेमोरी डेटा रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर नहीं हो सकता। प्रोग्राम काउंटर अगले की बात करता है। एक्यूमुलेटर एएलयू के रिजल्ट की बात करता है। तो हमने यहाँ पर क्या करा, हमने यहाँ पर भाई ऑप्शन को एलिमिनेट करते चले गए, और अगर एग्जैक्ट वैल्यू नहीं भी याद थी तो ऑप्शन को एलिमिनेट करके हमने आंसर दे दिया। ठीक है, तो वैसे अगर आप इसे डायरेक्टली देखते तो ये आपके लिए थोड़ा कठिन हो सकता था, लेकिन अगर आप ऑप्शन को एलिमिनेट करोगे, अगर आप सभी चीजों को पढ़ लोगे, बहन कह रहे हैं कि सर सब पढ़ा दोगे तो सब आएगी, भैया ऐसा नहीं होता। सब पढ़ाने पर भी सब आ जाए इस बात की भी गारंटी नहीं है, और सब पढ़ाया नहीं जा सकता क्योंकि अथा है। लेकिन अगर आप काफी सारी चीजों को पढ़ लेते हैं, हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते लेकिन हम बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, और उस बहुत कुछ को पढ़ के हम ऑप्शन को एलिमिनेट करके सब कुछ कर सकते हैं। हम 15 के 15 सवाल भी कर सकते हैं, भले ही वो आउट ऑफ सिलेबस ही क्यों ना हो। अगर आपने बहुत कुछ पढ़ा है ना, तो वो बहुत कुछ आपको सब कुछ करने में मदद करेगा, इसे समझो। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अच्छा, इस सवाल का जो उत्तर है क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका आंसर आप मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे, या फिर आप मुझे टेलीग्राम डाउट ग्रुप में देंगे क्लास कैसी लगी। अच्छा, अब कुछ भाई जो ऐसे थे जिनकी बात मुझे थोड़ी सी सही भी लगी, जिनका टेलीग्राम ग्रुप में कहना था कि सर सिलेबस पीछे चल रहा है और ऐसे बहुत लेट होगा, और हमारी जो क्लास है वो लगभग 50 मिनट की होती है, जिसमें से 10 मिनट हमारे एमसीक्यू ही ले जाते हैं, तो ऐसे तो दिक्कत वाली बात है। ठीक है, 4 नंबर प्रश्न का एमडीआर होगा भाई, 4 नंबर प्रश्न में तो एमडीआर दिया ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आप देखेंगे आगे। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, इसका आंसर तो आप मुझे दीजिएगा। इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है मेरे भाई कि मैं आपको क्वेश्चन तो हर रोज दूं, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी कुछ तुम पढ़ रहे हो उससे संबंधित सवाल आपके कैसे बन सकते हैं उसे आप समझो, लेकिन मैं उन्हें ना कराऊं। मैंने ये डिसीजन लिया है, क्या वो सही है या नहीं वो आप मुझे बताना, कि जो क्वेश्चन जो भी चीज हम पढ़ रहे हैं, आज थोड़ी सी बातें भी हुई, आगे नहीं होंगी इन बारे में, लेकिन जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं उसके सवाल तो मैं आपको दूंगा रोज, 5 से 10 जो भी मुझे ठीक लगेंगे वो इसी क्लास के नीचे मिल जाएंगे। जैसे ये थी ना, तो मैं क्लास को यहां छोड़ दिया मैंने, अब आपको यहां पर मिल जाएंगे वो वाले सवाल, इनके आंसर नहीं लगे होंगे। तो आप क्या करना, जो जी बोर्ड पीडीएफ अपलोड होगी तो इन्हें देख करके अपनी ईमानदारी से बढ़िया तरीके से अपने आंसर लगाना। ठीक है, और जब हो जाए उसके बाद लास्ट में जाकर के तुम अपनी आंसर की से मैच कर लेना कि हाँ जी यही 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 है। ठीक है, तो मैं खुद नहीं कराऊंगा, इससे हमें थोड़ा 10-15 मिनट का समय और मिलेगा, और उस 15 मिनट को हम अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लगाएंगे, है ना। तो ये तरीका, क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे तुम्हारे, और मेरे द्वारा हो ऐसा जरूरी भी नहीं है। ठीक है जी, चलिए, उम्मीद करता हूं सभी चीजें आपको अच्छी लगी होंगी। आपकी हर एक बात को मैं बहुत समझता हूं, इंपॉर्टेंस देता हूं, इसलिए मैं थोड़ी सी आपको समझाने की कोशिश करता हूं बीच बीच में। बाकी अब हम अपना थोड़ा सा स्पीड भी बढ़ाएंगे, चीजों को अच्छे समझेंगे। कुछ क्लासेस छोटी इसलिए भी होती है क्योंकि मुझे पता रहता है कि कोई टॉपिक कितना डेप्थ में है वो आपके सिर में दर्द कर सकता है, उससे हम छोटा लेंगे। जो ऐसा है जो सरल है, जिसे अच्छे से और देर तक करा जा सकता है, उसे हम देर तक भी पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक नए एक शानदार सेशन के साथ। ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, है ना। क्लास कैसी लगी टेलीग्राम ग्रुप में बता सकते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद।